लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं रिपोर्ट्स, तो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती है। बीबीसी में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत के लिए नामित सर्जियो गौर ने भारत अमेरिका के रिश्तों को बहुत अहम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और दोनों देश मिलकर व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, दवाओं और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि चल रही व्यापार वार्ता जल्द पूरी होगी और अमेरिका और भारत मिलकर चीन की आर्थिक ताकत को संतुलित कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोगों के बीच भी लंबे समय से अच्छे संबंध बने हुए हैं। लेकिन इस लेख में यह भी बताया गया है कि अमेरिका की एक बड़ी शर्त है, भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। सर्जियो गौर ने साफ कहा कि भारत की रूस से तेल खरीदना अमेरिका की शीर्ष प्राथमिकता के खिलाफ है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाए। ट्रंप प्रशासन इसे बहुत गंभीरता से देख रहा है और भारत पर टैरिफ जैसे आर्थिक दबाव भी बढ़ा रहा है। इसके बावजूद सर्जियो गौर ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दोस्ताना संबंधों का जिक्र किया और कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर भी दोनों नेताओं के बीच भरोसा है। लेख में यह भी समझाया गया कि भारत ब्रिक्स जैसे मंच में रूस और चीन के साथ तो है, लेकिन अमेरिका के साथ उसका रिश्ता इससे कहीं अधिक मजबूत और भरोसेमंद है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के विस्तारवाद से दूर रहे और अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाए। सर्जियो गौर ने कहा कि भारत के लिए साझेदारी सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया में अमेरिका और भारत की भूमिका को नई दिशा देने का अवसर है। देखिए, बताता है कि भारत अमेरिका से रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन साथ ही रूस से तेल खरीदने जैसी गतिविधियों पर रोक चाहता है। यही लेख का मुख्य संदेश है, दोस्ती भी चाहिए, लेकिन शर्तों के साथ। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि गूगल जैसे बड़े टेक कंपनियों के चैटबॉट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए हजारों इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग सीधे गूगल के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि अलग अलग ठेकेदार कंपनियों के जरिए काम करते हैं। इन्हें एआई के जवाबों की जांच करनी होती है, गलतियों को सुधारना होता है और हिंसक, अश्लील या भ्रामक सामग्री को पहचान कर हटाना होता है। लेकिन इनके साथ काम करने का तरीका काफी खराब है। कम पैसे, बेहद कठिन काम, मानसिक स्वास्थ्य की कोई मदद नहीं और कई बार ऐसे विषयों पर काम करना जिसे समझने की जानकारी भी नहीं होती। लेख में टेक्सास की रेचल सॉयर का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें बिना बताए ऐसा काम सौंप दिया गया जिसमें उन्हें हिंसक और परेशान कर देने वाला कंटेंट मॉडरेट करना पड़ा। कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें रोजाना दर्जनों टास्क बहुत कम समय में पूरे करने होते हैं, जिससे उन्हें तनाव और चिंता जैसी समस्याएं होने लगी हैं। ऊपर से काम की दिशा और उद्देश्य साफ नहीं बताया जाता। उन्हें बस ये कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके काम करो, बिना ये देखे कि जवाब सही है या गलत। इस लेख के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि एआई कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजारों इंसानों का परिश्रम और कष्ट छुपा है। ये लोग छिपे हुए, जरूरी लेकिन असुरक्षित होते हैं। इनके बिना एआई सही तरीके से काम नहीं कर सकता, लेकिन कंपनियां अपनी मुनाफा बढ़ाने की होड़ में इनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं देती। कई बार तो सुरक्षा और नैतिकता की बात छोड़कर सिर्फ तेजी से उत्पाद तैयार करने को प्राथमिकता दी जाती है। यही वजह है कि खुद ये कर्मचारी भी एआई का इस्तेमाल करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कैसे और किन कठिन परिस्थितियों में तैयार होता है। लेख ये भी बताता है कि एआई उद्योग जितना चमकदार दिखता है, असल में उतना ही मानवीय श्रम पर टिका है। तेजी बनाम नैतिकता की लड़ाई में अक्सर नैतिकता हार जाती है और इसका बोझ वही कर्मचारी उठाते हैं जिन्हें सबसे कम लाभ मिलता है। ये लेख एक चेतावनी भी है कि तकनीक की चमक के पीछे छिपे श्रमिकों की कठिनाइयों को समझे बिना हम एआई की असलियत नहीं समझ सकते। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में मनोचिकित्सक और विचारक
रॉबर्ट जे लिफ्टन के जीवन और काम को याद करते हुए बताया गया है कि उन्होंने दुनिया में होने वाले अत्याचार, युद्ध, जनसंहार और सत्ता के अंधे रूपों को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं देखा कि अपराध करने वाले लोग सिर्फ खलनायक होते हैं, बल्कि ये समझा कि वो भी इंसान हैं, डर, गुस्से, नफरत और दर्द से भरे हुए। यही दृष्टिकोण उन्हें अलग बनाता है। उन्होंने ये भी बताया कि अत्याचार सिर्फ सत्ता का रूप नहीं, बल्कि लोगों के भीतर सुरक्षा, अनिश्चितता और उद्देश्य की तलाश से भी जन्म लेता है। जब इंसान असहाय महसूस करता है तो वो किसी कट्टर विचारधारा का हिस्सा बन जाता है, जो उसे एक बंद दुनिया में शामिल कर देती है। लिफ्टन ने मैलिगेंट नॉर्मेलिटी जैसे विचारों से समझाया कि कैसे आम लोग भी बुराई में शामिल हो सकते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो सोचते नहीं, सवाल नहीं करते और आदेशों को मानते चले जाते हैं। उन्होंने डबलिंग का सिद्धांत भी दिया, जिसमें अपराध करने वाले अपने अंदर दो हिस्से बना लेते हैं। एक हिस्सा अच्छा इंसान दिखता है, दूसरा अपराध करता है। इसी तरह उन्होंने एंग्री ड्रिफ्ट यानी गुस्से और दुख के मिश्रण से उत्पन्न हिंसा का विश्लेषण किया। जैसे अमेरिका के सैनिकों ने वियतनाम में निर्दोष लोगों की हत्या करते समय अपनी भावनाओं और सैन्य नीति का मेल बना दिया। लेख में बताया गया है कि लिफ्टन ने जीवन भर दुनिया भर के लोगों की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की, चाहे वो हिरोशिमा के लोग हों, युद्ध के शिकार या उन लोगों की मानसिक स्थिति जो हिंसा और कट्टरता में फंस गए। उन्होंने ये भी बताया कि इंसान बदल सकता है। ये गुण उन्होंने प्रोटेनिज्म कहा। उनका मानना था कि हम अपने भीतर और अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं, ताकि युद्ध, जलवायु संकट और महामारी जैसी आपदाओं से लड़ सकें। उनके अंतिम वर्षों में भी वो आशा से भरे रहे और मानते थे कि दुनिया मिलकर इन संकटों से निकल सकती है। इस लेख के जरिए समझाया गया है कि दुनिया की बड़ी त्रासदियां सिर्फ राजनीति या सत्ता का खेल नहीं, बल्कि मानवीय मन की उलझनों और भावनाओं का भी नतीजा है। लिफ्टन ने सिखाया कि हम बुराई को समझ सकते हैं और उससे सीख सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं। लेख हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी मजबूरियां हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, लेकिन वही इंसान अपने भीतर उम्मीद और बदलाव की ताकत भी खोज सकता है। यही लिफ्टन की सबसे बड़ी विरासत है। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां फिर से अपने कर्मचारियों को दफ्तरों में लौटने की सख्ती करने लगी हैं। महामारी के बाद जिस वर्क फ्रॉम होम को आधुनिक कार्य संस्कृति का नया मॉडल कहा गया था, अब वही मॉडल कंपनियों को अधूरा और कमजोर लगने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन दफ्तर बुलाने का नियम बनाया है। NBC यूनिवर्सल ने 4 दिन और पैरामाउंट ने तो पूरे 5 दिन ऑफिस उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। कंपनियों का कहना है कि टीम वर्क और नए आइडिया सिर्फ वीडियो कॉल और ऑनलाइन चैट से नहीं आ सकते। दफ्तर का माहौल, आमने सामने बातचीत और मिलकर काम करना जरूरी है, खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकें रोजमर्रा के कामकाज को बदल रही हैं। तब कंपनियों को लगता है कि कर्मचारियों की सीधी मौजूदगी इन बदलावों को बेहतर ढंग से संभाल सकती है। हालांकि कर्मचारियों की नजर से ये बदलाव आसान नहीं है। पिछले कुछ सालों में घर से काम करने की सुविधा ने उन्हें लचीलापन, समय की बचत और परिवार के साथ संतुलन जैसी सुविधाएं दी हैं। अब अचानक 5 दिन दफ्तर बुलाना उन्हें भारी पड़ सकता है। इसी कारण कई जगह कर्मचारियों में असंतोष और विरोध की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। लेख का मुख्य संदेश ये है कि कंपनियां अपनी उत्पादकता और तकनीकी चुनौतियों के कारण कर्मचारियों को दफ्तरों में बुलाना चाहती हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कर्मचारी इस बदलाव को सहजता से मान लेंगे या आने वाले समय में कंपनियों और कर्मचारियों के बीच टकराव और बढ़ेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you